So today we are going to start with class 12 chapter solution topic molality. Now what is molality? Molality is also one of the way of expressing the concentration of a solution. ठीक है, इससे पहले concentration of a solution को जो कि बताया था कि सॉल्यूट जो है कितना आपका आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डाल रखा है, तो उस चीज़ को आपके टर्म कंसंट्रेशन डिफाइन करती है। फिर उसके टाइप्स आपने पढ़े थे कि कंसंट्रेशन को आप इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी लिख सकते हो, और भी मैंने आपको 2-3 पहले बताए हुए हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है आपका मोलैलिटी। अब मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन के लिए क्या डिफ़ाइन होता है, तो देखिए ये वर्ड थोड़ा सा साउंड करता है, देखिए मोलैरिटी की तरह से। ठीक है, जैसे मोलैलिटी और मोलैरिटी मिलते जुलते वर्ड हैं। क्या है कि दोनों में MOL आता है और MOL का मीनिंग होता है मोल, तो उसमें भी नंबर ऑफ मोल आते हैं फॉर्मूले में, इसमें भी नंबर ऑफ मोल आते हैं। देखिए, सो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स, जो कि 1 kg के बराबर होता है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? फिर अगर डिफरेंस देखने जाएं तो मोलैरिटी में जो है वो आर आता है, मैंने कहा था मोलैरिटी में आर आता है, तो हम नीचे वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, जस्ट एज ए फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस एक याद रखने के लिए वो चीज़ हमने वहाँ पर की थी कि वहाँ पर आर आता है तो नीचे मतलब वॉल्यूम आपने लेना है। अब यहाँ पर जो है आर नहीं आता, तो यहाँ पर नीचे जो है वहाँ पर नीचे वॉल्यूम लेते हो आप पूरे सॉल्यूशन की लीटर में। यहाँ आप अगेन मास लेते हो सॉल्वेंट का केजी में, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स में डिफरेंस है। ठीक है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो यहाँ पर वहाँ पर कैपिटल M के साथ आप शो करते थे मोलैरिटी को यहाँ पर स्मॉल m के साथ शो करते हैं। सो मोलैलिटी क्या हुआ, देखिए फॉर्मूला बन गया, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमें निकाल लेने, डिवाइड कर देना उसको मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रहे सॉल्वेंट का मास दिया हो केजी में, उससे डिवाइड कर दोगे आपको मोलैलिटी मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से आप निकालते हो? मोल कॉन्सेप्ट से निकालते हो, जो कि अगेन फार्मूला आपको पता है नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का। क्या फार्मूला होता है कि मास ऑफ द सॉल्यूट, जितना भी मास दिया होगा सॉल्यूट का, वो उसको डिवाइड कर देना है उसके ही मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है, बट लिखना वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स है, आपको ध्यान रखिएगा, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट लेना है आपने। ठीक है, तो एक तरह से मोलर मास आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट्स में नहीं लिखना आपको, उसको ग्राम में लिखना है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम मोलैलिटी को निकालते हैं। तो एक एग्जांपल है कि एक सॉल्यूशन है, एनहाइड्रस सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, अ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसका मोलर मास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 106। तो 106 क्या है? ये होता है 106 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में अगर सोडियम कार्बोनेट का एक मोल आप लोगे तो वो 106 ग्राम के बराबर होगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोलर मास। ठीक है, हैविंग 1.325 ग्राम्स ऑफ इट डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट है कितना? 1.325 ग्राम्स है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इतना अपनी किस में डिज़ोल्व किया? पानी में, जो कि है 250 ग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए पहचानना बहुत इजी है कि ये रहा आपका सॉल्यूट और वो रहा आपका सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो मतलब हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल चुका है और मोलर मास हमें सॉल्यूट का मिल चुका है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हम नंबर ऑफ़ मोल्स ही निकाल लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स अगर सॉल्यूट के हम निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद वी कैन ईजिली यूज़ द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी। तो देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स से चलते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल है? ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मास कितना दिया हुआ है आपको? 1.325 ग्राम्स दिया हुआ है, वो आपने ऊपर लिख दिया 1.325 ग्राम्स। नीचे जो मोलर मास आपने लिखा है वो भी 106 ग्राम्स में होता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे सॉल्यूट के। अब नंबर ऑफ़ मोल सॉल्यूट के मिल चुके हैं, अब इसको बस डिवाइड कर दीजिए आप मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, मास ऑफ द सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है 250 ग्राम्स में, हमें करना है केजी में, तो चेंज कर लीजिए। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम्स में तो दिया हुआ है 250 ग्राम्स, केजी में चेंज करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो
तो केजी में चेंज करने के लिए मैंने 250 को 1000 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 केजी आ गया। ठीक है, अब बस मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर मैंने लिखे नंबर ऑफ़ मोल्स, वहाँ से उठाए नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर लिख दिए। ठीक है, इसके नीचे डिवाइड में क्या है आपके 1/4 था इसके नीचे डिवाइड में, तो उसको ऊपर ले गया मैं उल्टा करके। ठीक है ना, जैसे आपको पता ही है कि अगर एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन आती है तो अगर वो डिवाइड में है नीचे तो उसको आप उल्टा करके यू कैन मल्टीप्लाई, तो वही कर दिया मैंने। इसके नीचे डिवाइड में 1/4 था तो उसको मैं ऊपर ले आया, 4/1 बना के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसको मैंने सॉल्व किया, मुझे आंसर मिल गया 0.05। अब यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखिए हमेशा यूनिट आती है फॉर्मूले में से। कैसे, देखिए फार्मूला अगर आपको याद है तो यूनिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर क्या है नंबर ऑफ़ मोल्स, तो ऊपर मोल आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है केजी, तो नीचे केजी आएगा, यानी मोल पर केजी। इसी मोल पर केजी को आप स्मॉल m भी बोल सकते हो, यानी मोलल सॉल्यूशन। तो या तो 0.05 मोल पर केजी बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए 0.05 मोलल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। ओके, सो इन दिस वे आपका मोलैलिटी हो गया। इसके बाद हम विल डू विद द मोल फ्रैक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए निकालते हैं, यानी आप सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए निकालते हैं। सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, देखिए सॉल्यूशन दो चीज़ों के साथ मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट जो कम मात्रा में है, दूसरा है सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में है। आप इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए निकाल सकते हैं, यानी सॉल्यूट के लिए भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, जैसे अब मोल फ्रैक्शन, देखिए ध्यान से, ये टर्म ही आपको बता रही है आपको क्या करना है। आपको फ्रैक्शन लेना है मोल्स का। ठीक है, यानी ऊपर भी मोल आएगा नीचे भी मोल आएगा, मतलब एक आपने फ्रैक्शन बना लेना है। किस तरह से, आप अगर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं, तो ऊपर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से निकलेंगे कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, उन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो आपने नीचे रखना है। फिर अगर ये आप डिवाइड करते हैं, इसका एक फ्रैक्शन बनाते हैं, तो उसी को आप मोल फ्रैक्शन कहते हैं। So let me define that mole fraction of a constituent that can be solute as well as a solvent is the fraction obtained by dividing the number of moles of that constituent by the total number of moles of all the constituent particles or all the constituents present, not the particles present in the solution. It is denoted by x. ठीक है, तो किस तरह से देखिए, अब मैं आपको मैथमेटिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब इसमें एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद ही रखनी है कि 1 जो है 1 हम सॉल्वेंट को नंबर 1 देंगे हमेशा, और 2 नंबर जो है वो सॉल्यूट को मिलेगा हमेशा। ठीक है, सॉल्वेंट को 1 क्यों देंगे, क्योंकि भाई सॉल्वेंट तो ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको तो पहले नंबर पे रखना ही पड़ेगा। सॉल्यूट कम अमाउंट में, तो उसको इसलिए दूसरा नंबर दिया है। तो 1 जो है नोटेशन वो हमेशा ही सॉल्वेंट के लिए यूज़ होगी, और 2 जो है वो सॉल्यूट के लिए यूज़ होगी। ठीक है, ये अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब एक सॉल्यूशन में अगर N1 और N2 क्या हैं, ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं आपके सॉल्वेंट के। N1 मतलब सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर लिया और N2 जो है वो सॉल्यूट के लिए यूज़ कर लिया। तब अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालें सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, देखिए मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया। अब सॉल्वेंट का है तो x के साथ 1 लिख दिया, मतलब 1 स्टैंड्स फॉर कि सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स भी सॉल्वेंट के ही आएंगे जो कि N1 होंगे, डिवाइडेड बाय दोनों के टोटल। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट जो है आपके उसके नंबर ऑफ़ मोल्स N2 हैं और सॉल्वेंट के N1 है, तो नीचे टोटल करना था तो दोनों को ऐड कर दिया, तो x1 = N1 अपॉन N1 + N2। ठीक है, ठीक वैसे अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है, तो सॉल्यूट के लिए 2 यूज़ करेंगे, यानी x2। तो x2 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स आप किसके लेंगे, सॉल्यूट के ही लेंगे, तो ऊपर N2 आएगा, नीचे टोटल, दैट इज़ N1 + N2। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, आपको फार्मूला मिल गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का।
अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसका बहुत जगह यूज़ होगा, कि जब आप सम लेंगे सभी मोल फ्रैक्शन का, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, क्योंकि आप बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सॉल्यूशन के वो दो ही हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जब दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो अगर आप उनको ऐड कर दें, सबका सम ले लें, ठीक है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, तो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए x1 प्लस x2 दो ही निकाले हैं, तो इन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। फिर इसका मैं आगे आपको एग्जांपल्स दूंगा, थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आपको आइडिया होगा दैट हाउ वी फाइंड द मोल फ्रैक्शन। सो लेट्स नाउ डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड। सो द statement of the problem is calculate the mole fraction of ethanol and water in a sample of rectified spirit। देखिए स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट आपका मिक्सचर या सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं वाटर और इथानॉल का। ठीक है, उसको आप स्पिरिट बोलते हैं, मतलब आपने इथानॉल ले लिया और वाटर ले लिया और उनको मिलाकर आपने स्पिरिट बनाया। बट स्पिरिट में ध्यान रखें कि पानी का क्वांटिटी कम होती है, इथाइल एल्कोहल या इथानॉल आप बोल सकते हो, उसकी ज़्यादा होती है, तभी उसको स्पिरिट कहते हैं। विच कंटेन 95% ऑफ इथानॉल बाय वेट। ठीक है, तो अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथानॉल का भी और वाटर का, जो कि दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन के, जिस सॉल्यूशन को स्पिरिट आप बोल रहे हैं। अब इसमें इतना ही हिंट में आपको इतना ही दिया गया है कि 95% जो है वो इथानॉल है बाय वेट उस पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला तो यही हमने लिखना है कि 95% ऑफ इथानॉल बाय वेट बोला गया, तो इसका मीनिंग तो यही बनता है कि 95 ग्राम जो है वहाँ पर इथानॉल है, अगर 100 ग्राम आप स्पिरिट ले रहे हो। स्पिरिट मतलब 100 ग्राम आप सॉल्यूशन ले रहे हो इथानॉल और वाटर का। ठीक है, तो उसमें जो है 95 ग्राम्स जो हैं वो आपके इथानॉल के हैं। ठीक है, तो अगर मास ऑफ इथानॉल हमें पता लग गया 95 ग्राम है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन में आपको नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए, सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी। ठीक है, तभी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे, इथानॉल के भी वाटर के भी। अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होता है, दैट नंबर ऑफ़ मोल्स दैट आर इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो भी दिया होगा डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब मुझे मोलर मास निकालना है, तो सबसे पहले इथानॉल का देख लेते हैं। तो इथानॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपको याद ही है, दैट इज़ C2H5OH। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कार्बन की 12 है, दो कार्बन के आइटम है, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 16। तो ये फटाफट आपने सॉल्व किया, आपको 46 मिल गया। ये जो मोलर मास 46 का मतलब क्या है कि एक मोल इथानॉल का लोगे आप, तो उसमें 46 ग्राम आपको, वो 46 ग्राम के इक्वल होगा। वैसे वाटर के लिए 18 आता है आपका, वो भी आपको पता है। तो फिर मैं नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेता हूँ डायरेक्टली इथानॉल के। सो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इथानॉल इज़ इक्वल टू, ऊपर आप लेंगे ऊपर आप नंबर ऑफ़ मोल्स, अच्छा नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स के बाद ही फिर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए देखिए मास कितना दिया इथानॉल का ऊपर, नीचे क्या होगा उसका मोलर मास 46, नीचे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ़ मोल्स मुझे मिल गए कितने, 2.07 मोल मुझे मिल गए डिवाइड करके। जस्ट सिंपली डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स आपको निकालने हैं, तो ऊपर देखिए मास कितना दिया वाटर का 5, तो ऊपर 5 डिवाइडेड बाई इसके मोलर मास से 18 डिवाइड किया 0.28 मोल आपको मिल गया। उसके बाद आ जाइए मोल फ्रैक्शन पे। अब मोल फ्रैक्शन जैसे इथानॉल का मुझे निकालना है, तो ऊपर नंबर ऑफ़ मोल्स किसके आएंगे, इथानॉल के, और नीचे इथानॉल वाटर दोनों के टोटल, यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबका टोटल आपको नीचे लेना है। तो ऊपर तो 2.07, नीचे दोनों टोटल कर दिया आपने, सॉल्व करके आया 0.88। तो 0.88 इज़ द मोल फ्रैक्शन फॉर इथानॉल। ठीक है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन वाटर के लिए निकालना हो तो देखिए एक शॉर्टकट है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी इससे पीछे मैंने आपको बताया था कि जब मोल फ्रैक्शंस को आप ऐड करते हैं दोनों को, यानी x1 प्लस x2 जो है वो 1 होता है। तो अगर एक आपको पता हो तो दूसरे को आप निकालने के लिए 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 0.88 आपको पता है इथानॉल है,
तो वाटर को निकालने के लिए इथेनॉल को 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको वाटर के लिए मिल जाएगा। बट अगर आप ऐसे निकालते हैं तब भी सही है, बट अगर आप इसी मेथड से दोबारा से वाटर के लिए भी निकाल कर देखें, यानी 0.28 नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर लें, नीचे टोटल मोल से डिवाइड करें, तब भी आपको 0.12 ही मिलेगा, यानी सेम आंसर मिलेगा। बट ये है कि वो थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। सो नाउ लेट अस डू वन मोर numerical problem based on the molality. Okay, so calculate the molality of sulfuric acid solution in which mole fraction of water is 0.85. अब इस प्रॉब्लम में आपने देखा हो तो दोनों का यूज़ हो रहा है, यानी आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको मोलालिटी निकालना है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखें, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग का यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन वाटर का दिया हुआ है 0.85, ठीक है। अब पहले तो ऊपर आपने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है और साथ में यहाँ पे वाटर की भी बात हो रही है, यानी वो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर में ही बना है, यानी सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई। अब मोल फ्रैक्शन वाटर का दिया हुआ है 0.85, तो ऑफ कोर्स जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, यानी शॉर्टकट वाला मेथड हमारा, उससे हमने निकाल लिया 0.15। तो यानी अब मेरे पास दोनों के मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब 1 जो है यहाँ पे 1 मैं वाटर के लिए यूज़ करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है और 1 हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं और 2 हम सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं, तो 2 मैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? N2/N1 + N2, ठीक है ना। अब इसमें क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है तो ऊपर सॉल्यूट के लिए N2 में लिखता, अगर सॉल्वेंट के लिए निकालता तो N1 में लिखता, ठीक है। तो N2/N1 + N2 दैट इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर अगर मैं N1 N2 की वैल्यू निकाल लूँ तब मैं फिर आगे मोलालिटी निकाल पाऊँगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ये देखना है कि मोलालिटी होता क्या है। अब मोलालिटी क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो मोलालिटी क्या है, ऊपर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स लेने, किसके? सॉल्यूट के, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, वहाँ पर आपको 1 kg चाहिए सॉल्वेंट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम होना चाहिए सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है आपका वो सॉल्वेंट है, यानी तो वाटर का 1000 ग्राम लेना है आपको। तो उस 1000 ग्राम में कितना ग्राम जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट यानी सल्फ्यूरिक एसिड के डिज़ोल्व हैं उस 1 kg वाटर में, दैट विल गिव यू द मोलालिटी, सिंपल। तो मोलालिटी ऑफ H2SO4 निकालने का मीनिंग है कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के 1000 ग्राम पानी में, ठीक है। तो यानी यहाँ से सीधे तौर पे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि पानी 1000 ग्राम यूज़ करना है, तो मास ऑफ द वाटर आपने ले लिया 1000 ग्राम। अब आपको मास पता है, मोलर मास तो देखिए वाटर का याद ही होता है बच्चों को, H2O निकाल सकते हो, निकालना चाहो 18 ग्राम आता है, अभी पीछे भी हमने निकाला था, तो 18 होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 18। अब ध्यान रखिएगा कि दोनों को ग्राम में क्यों लिया आपने, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, तभी आपका जो है नंबर ऑफ़ मोल्स सही से आएगा, ठीक है। दोनों की जो है ग्राम में ही आप लेंगे, तो ऊपर वाला भी ग्राम में नीचे वाला भी ग्राम में, सॉल्व किया तो 55.55 मोल्स आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर तो पता लग गए। अब वाटर के लिए 1 यूज़ किया था, यानी N1 हमें पता लग चुका है, ठीक है। तो N2 हम निकाल सकते हैं, कैसे? N1 की वैल्यू ये जो आई है N1 की वैल्यू है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, N2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैंने N1 पुट कर दिया 55.5 और N2 मैंने निकाल लिया 9.8 मोल्स, ठीक है। तो 9.8 आ गया। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब मोलालिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। H2SO4 की मोलालिटी निकाल लेते हैं, कैसे? अब मोलालिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्वेंट नीचे 1 kg है, 1 kg लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। और ऊपर जो आपका नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2SO4 आए हैं वो 9.8 आए हैं, दोनों को डिवाइड किया तो 9.8 मोल पर kg आ गया आपका, जिसको आप मोलल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे वी just find out the molality of H2SO4. So now we are left with only 2 parts, that is mass fraction and parts per million, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि जैसे आपको कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपका मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इतने हम पहले ही पढ़ चुके हैं,
तो लास्ट में 2 आ जाते हैं आपका, एक मास फ्रैक्शन आ जाता है, एक पार्ट्स पर मिलियन आ जाता है, या ppm भी बोल सकते हो। तो एक एक करके मैं दोनों बता देता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं मास फ्रैक्शन से। अब मास फ्रैक्शन सेम ही तो है, जैसे आपका मोल फ्रैक्शन है उसमें मोल्स का फ्रैक्शन लेते हो, तो मास फ्रैक्शन में मास का फ्रैक्शन लेना है, यानी ऊपर तो मास आएगा आपके कंपोनेंट का, जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हैं, अगर सॉल्यूट ले रहे हैं तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, यानी पूरा का पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा नीचे। तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ द गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। या रिप्रेजेंट अगर आपको इसको करना हो तो जैसे मान लीजिए एक्स ए और एक्स बी से अगर आप डिनोट कर रहे हैं मास फ्रैक्शन को, ठीक है, और डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी जो ले रहे हैं हम मास ले रहे हैं कंपोनेंट का, जैसे ए जो है आपने एक कंपोनेंट ए बोल दिया, दूसरा कंपोनेंट बी बोल दिया, या आप बोल सकते हैं ए आपका एक सॉल्यूट हो गया, दूसरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो आप मास फ्रैक्शन जैसे ए के लिए आप डिफाइन कर रहे हो तो उस ए कंपोनेंट का मास ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा कि जितना उसमें ए और बी कंपोनेंट यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट जितना है उन दोनों के मास को आप टोटल कर दीजिए, आपको टोटल मास सॉल्यूशन का मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक्स बी दैट इज़ द मास फ्रैक्शन फॉर द कंपोनेंट बी किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी कुछ वैसा ही फॉर्मूले फॉलो करता है जैसा आपका मोल फ्रैक्शन करता है। मोल फ्रैक्शन में जैसे टोटल मोल फ्रैक्शंस जो होती हैं दोनों कंपोनेंट की 1 के इक्वल होती हैं, वैसे यहाँ भी जब आप टोटल मास फ्रैक्शन लोगे तो वो भी 1 के बराबर आएगा। और आपने सबसे पहले जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा था मास परसेंटेज, तो अगर आप मास फ्रैक्शन को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी आपकी, यानी यू विल गेट द मास परसेंटेज हियर। सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन द मास फ्रैक्शन। इजी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं एग्जांपल्स तो थोड़े से आपको बता देंगे, बट इसके ऊपर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या है कि ये भी कुछ ऐसा ही होता है कि है तो ये मास एक तरह का फ्रैक्शन टाइप ही है, बट ये आपका पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, मतलब ये ऐसे कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है जिसमें सॉल्यूट जो है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा कम। जैसे कि आपको यूज़ बता दें, जैसे कि जब क्लोरीन को ऐड करते हैं हम वाटर में टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया, तो वो जो क्लोरीन डाला जाता है वो पार्ट्स पर मिलियन में डाला जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल है आपका जैसे पॉल्यूटेंट्स इन एयर। अगर आपको पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को निकालना हो कि जो पॉल्यूशन है वो एयर में कितना है, तो उसको भी आप पार्ट्स पर मिलियन में ही निकालते हैं, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का अगर 1 मिलियन आप हिस्सा लेते हो तो उसमें कितना हिस्सा जो है वो सॉल्यूट का है, सो दैट विल गिव यू पार्ट्स पर मिलियन। या फिर मैथमेटिकली आपको इसको लिखना हो तो जैसे मान लीजिए ए जो है वो आपका सॉल्यूट है, तो मास ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन का मास है, इनटू 10⁻⁶, ठीक है। जब आपको आउट ऑफ 100 निकालना होता है तो आप इंटू 100 करते हो, तो आउट ऑफ मिलियन निकालना है तो इंटू 10⁻⁶, दैट इज़ 1 मिलियन से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट दिस पार्ट्स पर मिलियन।